Assalamu alaikum, dear students. My name is Kaisar Mumtaz and I will teach you FSC second year chemistry syllabus. So बेटा स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक टर्म्स के साथ, बेसिक डेफिनेशंस के साथ। इनको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करने के बाद इंशाल्लाह हम अपने सिलेबस को भी आगे लेकर चलेंगे। सो फर्स्ट लेक्चर है जी इंट्रोडक्शन। स्टार्ट करते हैं हम बेटा एनालिसिस से। एनालिसिस क्या होता है बेटा? केमिकल करेक्टराइजेशन ऑफ ए कंपाउंड इज कॉल्ड एनालिसिस। किसी कंपाउंड की केमिकल करेक्टराइजेशन को एनालिसिस कहा जाता है। अब ये केमिकल करेक्टराइजेशन क्या होती है, इसको जरा समझ लें। केमिकल करेक्टराइजेशन का मतलब यह है कि आपने किसी कंपाउंड के करेक्टर को स्टडी कर लिया। करेक्टर स्टडी करने का मतलब यह है कि आप उस कंपाउंड का फार्मूला, उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, तमाम चीज़ों को आप जब स्टडी करेंगे तो वो उसकी कंप्लीट केमिकल करेक्टराइजेशन हो जाएगी। फार्मूला, स्ट्रक्चर, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है बेटा, आप किसी कंपाउंड की, किसी सब्सटेंस का फार्मूला, स्ट्रक्चर, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी कर लेते हैं, मतलब आप उस कंपाउंड की कंप्लीट केमिकल करेक्टराइजेशन कर लेते हैं। सो एनालिसिस में हम किसी कंपाउंड का, किसी सब्सटेंस का, उसकी कंप्लीट करेक्टराइजेशन करते हैं, उसकी कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज को कलेक्ट कर लेते हैं। ये सारी बातें कलेक्ट करना किसी कंपाउंड का एनालिसिस करना कहलाता है। सो केमिकल करेक्टराइजेशन ऑफ ए कंपाउंड इज कॉल्ड एनालिसिस। केमिकल करेक्टराइजेशन फार्मूला, स्ट्रक्चर, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज शामिल है। बेटा जैसे कि आप जानते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनालिसिस। एक क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है और दूसरा क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है। क्वालिटेटिव नाम पढ़ने से हमारे माइंड में ये आता है कि ये कोई क्वालिटी टाइप चीज़ है, लेकिन सॉल्ट एनालिसिस में एफएससी सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है, यहाँ पे क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब ये है कि आपने डिटरमाइन करना है कि जो सब्सटेंस आपको दिया गया है, जो कंपाउंड आपको एनालाइज करने के लिए दिया गया है, उस कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, उनको डिटेक्ट करना है, उनको आइडेंटिफाई करना है, उनके नेम्स मालूम करने हैं। सो द टाइप ऑफ एनालिसिस दैट इज कंसर्न्ड विद द डिटेक्शन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस में, किसी कंपाउंड्स में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, उनकी डिटेक्शन, उनकी आइडेंटिफिकेशन, दैट इज कंसर्न्ड विद द क्वालिटेटिव एनालिसिस। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सैंपल है ग्लूकोज, मैंने स्टूडेंट्स को दे दिया कि बेटा इसको एनालाइज करके लेके आए। ठीक है, नाम मुझे मालूम है, मैंने बच्चों को नहीं बताया। बच्चे क्या करते हैं, सैंपल को लेबोरेटरी में ले जाते हैं, उसका केमिकल एनालिसिस शुरू कर देते हैं, उसकी टेस्टिंग शुरू कर देते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि सर ने जो सैंपल दिया है उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। लिहाजा ये जो एलिमेंट्स आइडेंटिफाई किए हैं कंपाउंड के अंदर, सैंपल के अंदर, इन एलिमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन क्वालिटेटिव एनालिसिस है। सो जब बच्चों ने फाइंड आउट कर लिया कि सर ने जो सैंपल दिया है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है, मतलब उसने क्वालिटेटिव एनालिसिस कर लिया। सेकेंड है बेटा हमारे पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस नाम से पता चल रहा है कि क्वांटिटी की बात हो रही है। जो एलिमेंट्स हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस में आइडेंटिफाई किए हैं, उन एलिमेंट्स की हम अमाउंट्स कैलकुलेट करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। मिसाल के तौर पे ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो कार्बन की अमाउंट कितनी है, हाइड्रोजन की अमाउंट कितनी है, ऑक्सीजन की अमाउंट कितनी है। बेटा ये जो अमाउंट्स को कैलकुलेट किया जा रहा है वो सारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। ठीक है, सो द टाइप ऑफ एनालिसिस दैट इज कंसर्न्ड विद द मेजरमेंट्स ऑफ द अमाउंट ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। आपके कंपाउंड में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं जिनको आपने क्वालिटेटिव एनालिसिस में आइडेंटिफाई किया है, उन एलिमेंट्स की अमाउंट्स क्या हैं, उनकी परसेंटेजेस क्या हैं, दैट इज काउंटेड, दैट इज स्टडीड इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस। लिहाजा बेटा अभी हमने कुछ बातें स्टडी की। एनालिसिस क्या होता है, केमिकल करेक्टराइजेशन का मतलब क्या है,
टाइप्स कौन कौन सी एनालिसिस की? क्वालिटेटिव एनालिसिस, इसमें हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हमने जो एलिमेंट्स आइडेंटिफाई किए हैं उनकी अमाउंट्स को कैलकुलेट किया जाता है। अच्छा बेटा, एक बात माइंड में रहे कि हमारे पास दो तरह के एनालिसिस हो गए, एक क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो आप ज़रा सोचिए कि अगर मैं कोई सब्सटेंस आपको देता हूं कि बेटा जाइए इस सब्सटेंस में जो एलिमेंट्स मौजूद हैं उनके बारे में कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन करके लाएं, उसका फार्मूला बताएं, उसका स्ट्रक्चर बताएं, तो सबसे पहले आप क्वालिटेटिव एनालिसिस परफॉर्म करेंगे या क्वांटिटेटिव? डेफिनेटली पहले आपने क्वालिटेटिव एनालिसिस परफॉर्म करना है, बाद में क्वांटिटेटिव एनालिसिस परफॉर्म करना है। क्यों? वजह यह है कि आपको यह मालूम होगा कि आपके कंपाउंड में एलिमेंट्स हैं कौन कौन से, तो फिर ही उनकी अमाउंट्स कैलकुलेट की जा सकती है ना। जब आपने यही मालूम नहीं किया कि आपके कंपाउंड में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, जब आपने यही फाइंड आउट नहीं किया कि मेरे सैंपल में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो फिर उनकी अमाउंट्स कैसे कैलकुलेट की जा सकती हैं? पहला काम यह है कि जो सब्सटेंस, जो कंपाउंड आपको दिया गया, आप उसको करेक्टली आइडेंटिफाई करें कि उसमें एलिमेंट्स कौन कौन से मौजूद हैं। अब यहां पे एक बात बताता चलूं, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस दोनों की इंपॉर्टेंट बहुत है, लेकिन जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है ये जरा मुश्किल काम है। अननोन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना मुश्किल काम है। अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट गलत आइडेंटिफाई हो जाता है तो फिर आगे भी सारे हमारा एनालिसिस गलत हो जाएगा। लिहाजा क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अननोन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना, उनके नेम्स डिटरमाइन करना, ये जरा कंपैरेटिवली मुश्किल कंसिडर किया जाता है। ठीक है, जब ये आइडेंटिफाई हो गया तो अमाउंट्स को कैलकुलेट करना कदरे आसान है। ले बेटा, चलते हैं हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी बेटा, यहाँ पे हमने सॉल्ट एनालिसिस के बारे में बात करनी है, लेकिन सॉल्ट एनालिसिस पहले एक तो बातें कर लें कि आपने एफएससी पार्ट 1 में टाइट्रेशंस पढ़ी, 3 तरह की आपने टाइट्रेशंस पढ़ी थी। एक आपने पढ़ी बेटा एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, एक आपने पढ़ी थी KMnO4 टाइट्रेशन, और एक थर्ड टाइप आपने पढ़ी आयोडीन टाइट्रेशन। ये जो तीनों टाइट्रेशंस हैं ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। क्यों क्वांटिटेटिव एनालिसिस है? क्योंकि आपने टाइट्रेशंस में कोई अमाउंट कैलकुलेट करनी है। कभी अननोन मेटल का एटॉमिक मास फाइंड आउट कर रहे हैं, कभी किसी सब्सटेंस में नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर रहे हैं, कभी किसी सब्सटेंस के अंदर परसेंटेज प्योरिटी इम्प्योरिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, कभी सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मतलब क्या है, आप सारी टाइट्रेशन के अंदर क्या कर रहे हैं? एक ही काम कर रहे हैं, क्वांटिटीज फाइंड आउट कर रहे हैं। लेकिन एफएससी सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है ये सारा क्वालिटेटिव बेस है, जिसमें सॉल्ट एनालिसिस शामिल है। सॉल्ट एनालिसिस बेटा क्वालिटेटिव बेस एनालिसिस है और ज़रा मुश्किल काम है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जाके अननोन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई किया जा सकेगा। डेफिनेटली कंपाउंड का नाम मालूम हो तो कैलकुलेशन आसान हो जाती हैं, और टाइट्रेशन आपने की हैं, आपको मालूम है कि जो टेबल वर्क आप करते हैं उनमें रीडिंग्स पुट करके कैलकुलेशंस आसान है, जब मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग हो तो वो हो जाता है। लेकिन यहाँ पे तो सारा काम आपके एक्सपीरियंस पे बेस करता है। आपको बहुत ज़्यादा वर्किंग करनी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी, तो फिर आप अननोन एलिमेंट्स के नेम को आइडेंटिफाई करेंगे। बेटा बहुत सारे एनालिसिस होते हैं, जैसे कि क्लिनिकल एनालिसिस, जैसे डॉक्टर आपको कहता है जी आप ब्लड टेस्ट करवा लें, जैसे फोरेंसिक एनालिसिस होते हैं। लेकिन एफएससी सेकेंड ईयर में जो आपका सिलेबस है उसमें सॉल्ट एनालिसिस शामिल है। सॉल्ट एनालिसिस क्वालिटेटिव एनालिसिस है, जैसे मैंने व्हाइट बोर्ड पे राइट डाउन कर दिया है। यहाँ पे हमने सॉल्ट के नेम को आइडेंटिफाई करना है। आपको सैंपल दिया जाएगा, सब्सटेंस दिया जाएगा, अननोन कंपाउंड दिया जाएगा। आपने उस कंपाउंड में, उस सैंपल में, उस सब्सटेंस में जो उसके एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनके नेम को आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, सबसे पहले बेटा हम जरा बात करते हैं सॉल्ट की। आप सब जानते ही हैं, लेकिन फिर भी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं ताकि किसी स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो बात वाज़ेह हो जाए। सॉल्ट इट इज़ एन आयनिक कंपाउंड। ये एक बेटा आयनिक कंपाउंड होता है। कैसे बनता है आप सब जानते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के रिजल्ट में दो चीज़ें तैयार होती हैं, एक सॉल्ट और दूसरा वाटर। ठीक है, सो इट इज़ एन आयनिक कंपाउंड दैट इज फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड बेस। जब भी एसिड बेस रिएक्ट करते हैं आपको पता है सॉल्ट एंड वाटर बनता है। ब्रैकेट में मैंने लिख दिया अदर देन वाटर, इसलिए लिखा है कि ये ना समझ जाएं आप कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बनने वाले प्रोडक्ट होते ही सॉल्ट है, ऐसा नहीं है। ठीक है,
वाटर सॉल्ट नहीं है। लिहाजा डेफिनेशन अगर हमने जिक्र किया है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का तो लिखें अदर देन वाटर, वाटर के अलावा जो प्रोडक्ट तैयार हुआ है वो हमारा सॉल्ट है। जैसे यहाँ पे HCl एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, उसे सोडियम क्लोराइड सॉल्ट और वाटर तैयार हुआ। अब सॉल्ट के बारे में 2-3 पॉइंट्स। एक आयनिक कंपाउंड है, ये सोडियम क्लोराइड आप सब जानते हैं आयनिक कंपाउंड है, सारे सॉल्ट्स आयनिक कंपाउंड होंगे। इट हैज 2 पार्ट्स, इसके 2 पार्ट्स है। जैसे आप देखें सोडियम क्लोराइड में सोडियम पॉजिटिव पार्ट है, क्लोराइड नेगेटिव पार्ट है। तो एक पॉजिटिव पार्ट और दूसरा नेगेटिव पार्ट। जो पॉजिटिव पार्ट है इसे बेटा बेसिक रेडिकल्स कहा जाता है, नेगेटिव पार्ट को एसिडिक रेडिकल कहा जाता है। आमतौर पे शुरू से आप ये पढ़ते आए हैं, जो पॉजिटिव पार्ट है उसे आप कैटाइन बोलते हैं, जो नेगेटिव पार्ट है उसे बेटा आप एनाइन बोलते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन सॉल्ट एनालिसिस में पॉजिटिव पार्ट को एक खास टर्म से इंट्रोड्यूस करवाया गया, दैट इज बेसिक रेडिकल, और नेगेटिव पार्ट को एक खास टर्म से इंट्रोड्यूस करवाया गया, एसिडिक रेडिकल। अब क्यों कहा जाता है पॉजिटिव पार्ट को बेसिक रेडिकल, क्यों कहा जाता है, और नेगेटिव पार्ट को एसिडिक रेडिकल क्यों कहा जाता है? द पार्ट ऑफ ए सॉल्ट, सॉल्ट का वो पार्ट दैट कम्स फ्रॉम अ बेस, जो किसी बेस से ड्राइव होता है, इट बियर्स अ पॉजिटिव चार्ज, से पॉजिटिव चार्ज आता है। जैसे आप देखें सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड में जो इसका ये पॉजिटिव पार्ट है, ये रिएक्टेंट में से कहां से आ रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड से, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस। सो सॉल्ट का वो पार्ट जो किसी बेस से ड्राइव हुआ हो उसे बेसिक रेडिकल कहा जाता है, ठीक है। और इस पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा, जैसे सोडियम +1, पोटाशियम, कैल्शियम 2+। सोडियम डेफिनेटली सोडियम हाइड्रोक्साइड से ड्राइव हुआ है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ड्राइव हुआ है। सो द पार्ट ऑफ ए सॉल्ट दैट कम्स फ्रॉम अ बेस इज कॉल्ड बेसिक रेडिकल एंड इट बियर्स पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह जो क्लोराइड वाला पार्ट है, नेगेटिव पार्ट, वो एसिड से ड्राइव हुआ है, क्योंकि क्लोराइड को देखें तो रिएक्टेंट साइड में वो एसिड के अंदर मौजूद है। चूंकि एसिड में मौजूद है लिहाजा क्लोराइड को हम एसिडिक रेडिकल कहेंगे, उस पर चार्ज क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। ले बेटा सॉल्ट एनालिसिस पे बात हुई, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है। सॉल्ट की डेफिनेशन, कुछ सॉल्ट्स के बारे में इंपॉर्टेंट टर्म्स, बेसिक रेडिकल। बेटा चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। ले बेटा नेक्स्ट है जी एसिड रेडिकल। हमने बेसिक रेडिकल्स की डेफिनेशन को पढ़ लिया, अब स्टार्ट करते हैं एसिडिक रेडिकल्स को। द पार्ट ऑफ ए सॉल्ट दैट कम्स फ्रॉम एन एसिड, सॉल्ट का वो पार्ट जो किसी एसिड से ड्राइव होता है, इसे एसिडिक रेडिकल कहा जाता है। एंड इट बियर्स नेगेटिव चार्ज, और इस पर बेटा नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट, एसीटेट। डेफिनेटली क्लोराइड HCl से आया, सल्फेट सल्फ्यूरिक एसिड से, नाइट्रेट नाइट्रिक एसिड से, एसीटेट एसिटिक एसिड से आया। सो सॉल्ट का वो पार्ट जो किसी एसिड से ड्राइव हुआ हो उसे एसिडिक रेडिकल कहते हैं, और इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। अच्छा बेटा नेक्स्ट हमने क्लासिफिकेशन पढ़नी है जी। टोटल एसिड रेडिकल्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, कितने टोटल एसिड रेडिकल्स हैं, कितने टोटल बेसिक रेडिकल्स हैं, हमने कितने ग्रुप्स में उनको डिवाइड किया हुआ है। एसिड रेडिकल्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, इनको हमने बेटा 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। डाइल्यूट एसिड ग्रुप, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ग्रुप और स्पेशल ग्रुप। टोटल 14 रेडिकल्स में से 6 रेडिकल्स डाइल्यूट एसिड ग्रुप में है, 6 रेडिकल्स कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ग्रुप में है, और 2 रेडिकल स्पेशल ग्रुप में है। टोटल 14 हो गए। किस बेस पे हमने इसको कैटेगराइज किया, इस पे हम बात करेंगे नेक्स्ट। तो टोटल एसिड रेडिकल हमारे पास हो गए 14। एक बात यहाँ पे डिस्कस करता चलूं, बच्चों से हम वाई में पूछते हैं कि बेटा टोटल एसिड रेडिकल्स कितने हैं। बच्चा कहते हैं जी कि सर 2, कौन कौन से? डाइल्यूट एसिड ग्रुप, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ग्रुप। बच्चा स्पेशल ग्रुप को एसिड रेडिकल्स का पार्ट अमूमन कंसिडर नहीं कर रहा होता, तो बच्चे से कहा जाता है कि डाइल्यूट एसिड ग्रुप, कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप है, स्पेशल ग्रुप। तो स्टूडेंट आगे से रिप्लाई ये करता है कि सर वो तो स्पेशल ग्रुप है। मतलब ये है कि यहाँ पे ग्रुप के नेम के अंदर एसिड आया है तो वो इनको एसिड रेडिकल कंसिडर करता है। नाम के साथ, थर्ड ग्रुप में नाम के साथ स्पेशल का वर्ड आ गया तो जैसे ही स्पेशल का वर्ड आता है बच्चा माइंड में ये सोचता है कि ये शायद कोई स्पेशल चीज है। जैसे हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में जब हम कोई वर्ड स्पेशल का यूज करते हैं तो माइंड में उसी वक्त चीज आती है कोई हटके चीज है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है। टोटल एसिड रेडिकल्स के 3 ग्रुप है, डाइल्यूट एसिड ग्रुप, कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप और स्पेशल ग्रुप।
सो जब भी पूछा जाए कितने ग्रुप हैं, आपने यही कहना है कि हमारे पास 3 ग्रुप हैं जी एस रेडिकल्स के, डायलूट, कंसंट्रेटेड और स्पेशल। आप ये नहीं कहना 2 ग्रुप हैं, स्पेशल ग्रुप तो कोई तीसरी चीज है, नहीं। सो आपने एक बात क्लियर कर लेनी है, देयर आर 3 ग्रुप्स ऑफ एसिड रेडिकल्स, डायलूट एसिड ग्रुप विद 6 रेडिकल्स, कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप विद 6 रेडिकल्स, स्पेशल ग्रुप विद 2 रेडिकल्स, टोटल 14 हमारे पास रेडिकल्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने एसिड रेडिकल्स और उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में बात की। टोटल एसिड रेडिकल्स 14 हैं और इनको हमने 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। अब बात शुरू करते हैं बेसिक रेडिकल्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। बेसिक रेडिकल्स टोटल 25 है और इनको हमने 6 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5 और ग्रुप 6। एक बात यहाँ पे माइंड में रखिएगा, जो एसिड रेडिकल्स हैं उनके ग्रुप्स के नेम्स हैं। जैसे अभी हमने बात की डाइल्यूट एसिड ग्रुप, कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप और स्पेशल ग्रुप। बेसिक रेडिकल्स के ग्रुप्स की नाम नहीं है, ठीक है, इनकी सिर्फ नंबरिंग है। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, 5 एंड ग्रुप 6। टोटल बेसिक रेडिकल्स को हमने बेटा 6 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। ग्रुप 1 में हमारे पास 3 रेडिकल्स हैं, ग्रुप 2 में हमारे पास 8 रेडिकल हैं, ग्रुप 3 में हमारे पास 3 रेडिकल हैं, ग्रुप 4 में 4, ग्रुप 5 में 3 और ग्रुप 6 में 4 रेडिकल है। टोटल 25 हमारे पास बेसिक रेडिकल्स है जिनको हमने 6 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। ये सो हमने सारी बेसिक रेडिकल्स की डिवीजन की है डिफरेंट ग्रुप्स में। ये हमने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बेस पे डिवीजन की है। टोटल बेसिक रेडिकल्स कितने हैं, किस तरह से हमने उनकी डिवीजन की है, उससे बात हो गई। अब ये कौन कौन से रेडिकल्स हैं, इनके अंदर हर ग्रुप में जो 3, 4, 8 मैंने रेडिकल्स लिखे हैं, इनमें कौन कौन से रेडिकल्स शामिल हैं, इस पे हम बात करेंगे। जैसे जैसे इन ग्रुप्स की बारी आएगी पढ़ाने की तो उन पे बात करते चले जाएंगे। उनको आइडेंटिफाई किस तरह करना है उस पर बात करेंगे जैसे जैसे हमारे लेक्चर कवर होते चले जाएंगे। ले बेटा चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। सॉल्ट एनालिसिस में 3 डिफरेंट स्टेप्स हैं जिनकी हेल्प से हम अपने सॉल्ट में मौजूद रेडिकल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। सो स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन सॉल्ट एनालिसिस। स्टेप नंबर 1 ग्रुप आइडेंटिफिकेशन है, स्टेप नंबर 2 रेडिकल आइडेंटिफिकेशन है, स्टेप नंबर 3 कंफर्मेटरी टेस्ट है। जब इन 3 स्टेप्स को हम परफॉर्म करते हैं तो हम अपने सॉल्ट को एनालाइज कर लेते हैं, मतलब हम अपने सॉल्ट का नेम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब स्टेप 1 में ग्रुप आइडेंटिफिकेशन, यहाँ पे क्या करना है। स्टेप 2 में रेडिकल आइडेंटिफिकेशन है, यहाँ पे हमने क्या टेस्ट करना है। स्टेप नंबर 3 में कंफर्मेटरी टेस्ट है, यहाँ पे हमने क्या चेक करना है। इन सब पे हम बात करते हैं। बेटा ग्रुप आइडेंटिफिकेशन में हमने ग्रुप को आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे एसिड रेडिकल के हमारे पास 3 ग्रुप हैं, बेसिक रेडिकल्स के हमारे पास टोटल 6 ग्रुप हैं। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो ये है कि हम ये डिटरमाइन कर लें कि हमें जो सॉल्ट एनालाइज करने के लिए दिया गया है उस सॉल्ट में मौजूद एसिड रेडिकल या बेसिक रेडिकल पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा काम यह है कि ग्रुप को एनालाइज करें। मिसाल के तौर पे बेसिक रेडिकल्स के हमारे पास टोटल 6 ग्रुप हैं। हमने सबसे पहले बात ये चेक करनी है कि हमारे सॉल्ट में जो पॉजिटिव पार्ट है, जो बेसिक रेडिकल है, वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है। मिसाल के तौर पे मैंने आपको एक ऐसा सॉल्ट दिया जिसमें जो बेसिक रेडिकल है वो ग्रुप नंबर 3 से बिलोंग करता है। जब मैंने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरे सॉल्ट में जो मेरा बेसिक रेडिकल है वो ग्रुप नंबर 3 में मौजूद है, तो इससे मेरे लिए आसानी क्या हो गई कि मैं ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 4, 5 और ग्रुप 6 के बारे में सोचना बंद कर दूंगा क्योंकि वो ग्रुप एब्सेंट हो गए। मेरा जो सॉल्ट है इसके अंदर जो बेसिक रेडिकल है वो ग्रुप 3 में मौजूद है। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 4, ग्रुप 5 और ग्रुप 6 में इनका कोई कंसर्न नहीं है। लिहाजा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप सॉल्ट एनालिसिस में वो ग्रुप आइडेंटिफिकेशन है।
कि मैं अपना ग्रुप आइडेंटिफाई कर लूं कि मेरे सॉल्ट के अंदर जो मेरा रिक्वायर्ड रेडिकल है वो किस ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, जिस ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं उस ग्रुप पे फोकस करूंगा, बाकी ग्रुप एब्सेंट हो जाएंगे। तो सेकंड नंबर पे सेकंड जो स्टेप है रेडिकल आइडेंटिफिकेशन है। मसलन हर ग्रुप में डिफरेंट रेडिकल हैं, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 8, किसी में 6। तो जब मैंने अपना रिक्वायर्ड ग्रुप आइडेंटिफाई कर लिया तो अब मुझे नेक्स्ट ये देखना है कि मेरे ग्रुप में 3, 4, 6 या 8 जितने भी रेडिकल मौजूद हैं उनमें से कोई एक रेडिकल मेरे सॉल्ट में मौजूद है, वो एक रेडिकल कौन सा है। पहला स्टेप हमने ये किया कि बेसिक रेडिकल के 6 ग्रुप से उनमें से एक ग्रुप सिलेक्ट कर लिया जिसमें मेरा बेसिक रेडिकल मौजूद है। एक बात पता चल गई कि बिल्फर्स ग्रुप नंबर 3 है जिसके अंदर मेरा बेसिक रेडिकल मौजूद है और ग्रुप 3 में हमारे पास 3 रेडिकल्स हैं। अब इन 3 में से कोई एक रेडिकल है जो आपके सॉल्ट में मौजूद है। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि ग्रुप 3 के अंदर बेसिक रेडिकल में 3 रेडिकल हैं, तो 3 में से कोई एक रेडिकल जो मेरे सॉल्ट में मौजूद है वो कौन सा है। ये काम कहां पे होगा, रेडिकल आइडेंटिफिकेशन के अंदर। दो बातें हो गई, पहले स्टेप में हमने अपने ग्रुप को आइडेंटिफाई कर लिया, ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के बाद उस ग्रुप में मौजूद रेडिकल्स में से अपना रिक्वायर्ड रेडिकल को आइडेंटिफाई कर लेंगे। जब हमारा रिक्वायर्ड रेडिकल आइडेंटिफाई हो जाएगा तो फिर स्टेप नंबर 3 में हम उसकी कंफर्मेशन करेंगे। कंफर्मेशन में हमने बेटा कम से कम 2 कंफर्मेटिव टेस्ट लाजमी लिखने होते हैं और उन 2 कंफर्मेटिव टेस्ट से हम इस बात को कंफर्म कर देते हैं कि जो रेडिकल हमने आइडेंटिफाई किया है ये वाकई मौजूद है और इसकी जो है कंफर्मेशन हमने कर ली है। सो 3 स्टेप है जी, ग्रुप आइडेंटिफिकेशन, रेडिकल आइडेंटिफिकेशन और कंफर्मेशन, जिसमें हमने 2 कंफर्मेटिव टेस्ट लाजमी परफॉर्म करने हैं। अब बेटा बात यह है कि इन 3 स्टेप में से अगर मैं ये पूछूं कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सा है, तो इन 3 में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप नंबर 1 होगा। ग्रुप आइडेंटिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए बेटा आप बात गौर से सुनिएगा। अगर हम ग्रुप को करेक्टली आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम अपने आइडेंटिफाइड ग्रुप के अंदर से अपने रिक्वायर्ड रेडिकल को भी आइडेंटिफाई करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अगर हमने ग्रुप ही गलत आइडेंटिफाई कर लिया तो अब तो सारा काम ही गलत हो जाएगा। आपका रेडिकल बिलफर्ज ग्रुप 3 में मौजूद था, आपने कोई मिस्टेक कर दी और ये फाइनलाइज कर लिया कि मेरा रेडिकल ग्रुप 2 में मौजूद है या ग्रुप 4 में मौजूद है, तो वो तो सारा प्रैक्टिकली गलत हो जाएगा। अगर आपका ग्रुप आइडेंटिफिकेशन का स्टेप ठीक हो जाता है, आप अपने ग्रुप को करेक्टली आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप अपने ग्रुप में से अपने रिक्वायर्ड रेडिकल को आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, अगर आपने अपने ग्रुप को करेक्टली आइडेंटिफाई ना किया तो फिर तो ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि आप अपने रिक्वायर्ड रेडिकल को भी आइडेंटिफाई कर सके। लिहाजा ग्रुप आइडेंटिफिकेशन का स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है बेटा, इसको बहुत एहतियात के साथ आप आइडेंटिफाई करें, क्योंकि आपका रिक्वायर्ड रेडिकल इसी बात पे बेस करेगा कि आपने ग्रुप ठीक आइडेंटिफाई किया है या नहीं किया। लेकिन स्टेप्स इन्वॉल्व इन सॉल्ट एनालिसिस, इस पे हमने बात कर ली। 3 स्टेप्स है, माइंड में रखिएगा। अब ग्रुप रीजेंट, बड़ी बार बात होगी ग्रुप रीजेंट की। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है, सर हम अपने ग्रुप को किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। बेटा हर ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए एक खास केमिकल होता है। ठीक है, वो केमिकल जो किसी ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होगा, उस केमिकल को उस ग्रुप का ग्रुप रीजेंट कहते हैं। कुछ ग्रुप्स ऐसे भी होते हैं जिनके लिए ग्रुप रीजेंट सिर्फ सिंगल केमिकल होगा। कुछ ग्रुप ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें ग्रुप रीजेंट एक से ज्यादा केमिकल्स भी हो सकते हैं, जिनको एक खास सीक्वेंस में हम ऐड करते हैं। सो ग्रुप रीजेंट ये
ऐसा केमिकल है या ऐसा सेट ऑफ केमिकल्स है जो हमें किसी पर्टिकुलर ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारी हेल्प करता है। याद रखें, हर ग्रुप का एक बेटा अपना ग्रुप रीजेंट है। एक ग्रुप रीजेंट अपने ही ग्रुप में आने वाले रेडिकल्स के साथ कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करेगा और कोई पर्टिकुलर रिजल्ट जनरेट करेगा। एक ग्रुप का ग्रुप रीजेंट किसी दूसरे ग्रुप के रेडिकल्स के साथ बिल्कुल रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, लिहाजा ग्रुप रीजेंट बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जी। इसकी डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। अ केमिकल और केमिकल्स दैट हेल्प अस इन डिस्टिंग्विशिंग अ सेट ऑफ रेडिकल्स फ्रॉम अदर रेडिकल्स। ऐसा केमिकल या केमिकल्स एक से ज्यादा भी हो सकते हैं जो हमें सेट ऑफ रेडिकल्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। ये सेट ऑफ रेडिकल्स क्या है? देखिए बेटा, हर ग्रुप के अंदर 3, 4, 8 डिफरेंट रेडिकल मौजूद है, उनको हम सेट ऑफ रेडिकल्स का नाम दे रहे हैं। लिहाजा ग्रुप रीजेंट का पता चल गया, हर ग्रुप का अपना ग्रुप रीजेंट है जो अपने ही रेडिकल्स के साथ रिएक्शन करके एक पर्टिकुलर रिजल्ट जनरेट करेगा। वो पर्टिकुलर रिजल्ट क्या होगा उसमें बात करेंगे जब हम इन ग्रुप्स को वन बाय वन पढ़ना शुरू करेंगे। अच्छा बेटा, ग्रुप रीजेंट पे बात हो गई। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट बोर्ड पे। सॉल्ट एनालिसिस और ग्रुप रीजेंट पे हमने बात कर ली। आगे टाइप्स ऑफ टेस्ट पे बात करनी है। ये टाइप ऑफ टेस्ट क्या है? टेस्ट एक्चुअली सॉल्ट एनालिसिस में हम जो केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं इन्हें टेस्ट का नाम दिया जा रहा है। ठीक है, जो केमिकल रिएक्शंस हम सॉल्ट एनालिसिस में लेबोरेटरी में जाके परफॉर्म कर रहे हैं, इन केमिकल रिएक्शंस को टेस्ट कहा जाता है। सो बेटा, हमारे पास 2 टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस हैं, 2 टाइप्स के टेस्ट हैं। एक ड्राई टेस्ट है और दूसरा वेट टेस्ट है। ड्राई टेस्ट जैसे कि नाम से पता चल रहा है, जिसमें वाटर को ऐड नहीं किया जाएगा, उसे ड्राई टेस्ट कहते हैं। अ केमिकल रिएक्शन दैट इज परफॉर्म्ड विद ड्राई सॉल्ट, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जो हम ड्राई सॉल्ट के साथ डायरेक्टली परफॉर्म करते हैं। मसलन टेस्ट ट्यूब में हमने सॉल्ट ऐड किया और उसमें हम कोई केमिकल ऐड करेंगे डायरेक्टली, ठीक है, वाटर ऐड नहीं करेंगे, उसे ड्राई टेस्ट बोलते हैं। अ केमिकल रिएक्शन दैट इज परफॉर्म्ड विद ड्राई सॉल्ट इज कॉल्ड ड्राई टेस्ट। फॉर एग्जांपल फ्लेम टेस्ट, फिल्टर एश टेस्ट। अभी के लिए आप माइंड में बस मेमोराइज कर लें कि फ्लेम टेस्ट और फिल्टर एश टेस्ट ड्राई टेस्ट की एग्जांपल्स हैं। इन्हें किस तरह परफॉर्म करना है, इनके क्या रिजल्ट्स आएंगे, कौन से रेडिकल्स इनको परफॉर्म करते हैं, कौन से नहीं परफॉर्म करते, इस पे बात होगी जब इनकी बारी आएगी। अभी जितनी भी बेसिक टर्म्स हैं उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। वेट टेस्ट। वेट टेस्ट बेटा ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें हम सॉल्ट को वाटर में ऐड करके पहले सॉल्यूशन बनाएंगे और फिर उस सॉल्यूशन के अंदर कोई केमिकल ऐड करके हम अपना केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। सो अ केमिकल रिएक्शन दैट इज परफॉर्म्ड विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जो सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन के साथ परफॉर्म किया जाता है, उसे बेटा वेट टेस्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल रिंग टेस्ट, लेयर टेस्ट। आने वाले लेक्चर्स में जो सॉल्ट्स पढ़ेंगे उनमें रिंग टेस्ट भी बात होगी और लेयर टेस्ट भी बात होगी। तो 2 तरह के हमने टेस्ट पढ़ लिए, ड्राई टेस्ट जो ड्राई सॉल्ट के साथ होगा और वेट टेस्ट जो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट के साथ हम परफॉर्म करेंगे। ये बेटा मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर पे।